बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज हम बातें करेंगे जैविक खेती के महत्व के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे सुगंधित धान की जैविक खेती के बारे में। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के खुदरा मछली विक्रेताओं को अनुदान पर मोपेड, आइस बॉक्स और कटिंग टूल्स देने की है योजना। दलहन और तेलहन की खेती के लिए ले सकते हैं अनुदानित कृषि यंत्र। ऊपरी जमीन में धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद वंदना। अब समाचार विस्तार से। राज्य के सभी जिलों के खुदरा मछली विक्रेताओं को 2 पहिया वाहन, मोपेड, आइस बॉक्स और कटिंग टूल्स की खरीदारी पर सरकार द्वारा 25% अनुदान देने की योजना है। इसमें मोपेड की कीमत 36,100 रुपये, आइस बॉक्स की कीमत 4,000 रुपये और कटिंग टूल्स की कीमत 2,400 रुपये है। इसमें तीनों की संयुक्त कीमत 42,500 रुपये में 10,625 रुपये का अनुदान सरकार देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जिन जिलों में दलहन या तेलहन की खेती की अच्छी संभावना है, उन जिलों में इन फसलों की उपज बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें 40 से 50% अनुदान पर मैनुअल स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पंप सेट, पाइप, स्प्रिंकलर सेट, मोबाइल रेनगन, थ्रेसिंग फ्लोर, मिनी दाल मिल और ट्रैक्टर चालित यंत्र ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड तकनीक प्रबंधक या जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस मौसम में खीरा फसल की पत्तियों में लीफ माइनर और फलों में फल मक्खी कीट लगने का खतरा रहता है। इन कीटों के रोकथाम के लिए अनुशंसित मात्रा में नुआन दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। पौधों पर दवा के ठहराव के लिए अनुशंसित मात्रा में सर्फ का घोल भी मिलाएं। देखिए, अगर आप खीरा लगाए हैं तो मुख्य रूप से जो है लीफ माइनर जो कहते हैं, पर्ण सुरंग की समस्या जो है कीट आता है, जिसमें पत्ती में जो है उसका जो है क्लोरोफिल को जो है निकाल लेता है, रस को सक कर लेता है, जिसके चलते जो है सफ़ेद हो जाता है। जिसके चलते अगर इसकी बहुतायत हो जाए, ज़्यादा मात्रा में अगर लीफ माइनर आ जाए तो उससे जो है पत्ता भोजन नहीं बना पाएगा और उससे पौध का बढ़वार रुक जाएगा, पैदावार भी कम हो सकती है। उसके अलावा फ्रूट फ्लाई का भी समस्या जो है इस मौसम में आता है, तो उसके लिए किसान भाई जो है डाइक्लोरोफॉस जो है नुभान के नाम से जो है बाज़ार में मिलता है, तो नुभान का जो है 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर उसका छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। किसान भाई अगर बरसात के मौसम में आप छिड़काव करते हैं तो एडहेसिव उसमें मिलाना ज़रूरी है। उसके लिए जो है सर्फ जो आता है, 1 रुपये का पैकेट आता है, उसको 10 लीटर पानी में अगर घोल के और उसको जल में मिला के उसके साथ छिड़काव करते हैं तो ये दवा जो है आपको पत्ती पे चिपकेगा भी और इसका दवा का प्रभाव अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, आप यदि टाड़ खेत में धान की खेती करना चाहते हैं, टाड़ खेत के लिए ही अनुशंसित धान के प्रभेद लगाएं। टाड़ खेत के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद हैं वंदना, बिरसा धान 108, बिरसा विकास धान 109 और बिरसा विकास धान 110। आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। टाड़ खेत में धान की खेती के लिए 80 से 100 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। धान के उन्नत प्रभेदों में बिरसा धान 108 की उत्पादन क्षमता 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 75 दिन में तैयार हो जाता है। वंदना 75 दिन में तैयार होकर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देने की क्षमता रखता है। बिरसा विकास धान 109 की भी उत्पादन क्षमता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 85 दिन में तैयार हो जाता है, जबकि बिरसा विकास धान 110 की उत्पादन क्षमता 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 90 दिन में तैयार हो जाता है।
धान की बुआई से पहले खेत में कादो करना ज़रूरी होता है। पडलर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेत में कादो करने का काम करता है। राज्य के जो किसान धान की खेती करने जा रहे हैं वे पडलर की सहायता से खेत में कादो करके धान का बिचड़ा रोप सकते हैं। पडलर की कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में लगने वाले पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोगों का रोकथाम के उपाय के बारे में। मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग लगने का खतरा रहता है। किसान भाई, आप जब अपने मिर्च फसल में इन रोगों का लक्षण देखें तो इनके रोकथाम के लिए 0.02% मैंगोजेब या कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बातें करेंगे जैविक खेती के महत्व के बारे में। आपको बता दूं कि जैविक खेती की जो विधि है वो रासायनिक विधि के बराबर या उससे अधिक उत्पादन देने वाली होती है। साथ ही साथ बरसात के मौसम में जैविक खेती बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आज हम हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जैविक खेती के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैविक खेती है क्या? जैविक खेती काफ़ी पहले भी होता था और इधर कुछ समय से देखा गया जिस तरह से रासायनिक खादों का गलत तरीके से व्यवहार करने के बाद जो दुष्प्रभाव पड़ा है मिट्टी में, तो जैविक खेती के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। जैविक खेती वस्तुतः इस तरह की खेती जिसमें किसी भी तरह का रसायन का व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे रसायन का व्यवहार नहीं करने का मतलब रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खरपतवार नाशक, ये सभी किसी भी तरह का रसायन का व्यवहार न करते हुए जो खेती हम करते हैं उसे ही जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती में जैसे जीवाणु खाद हुआ, जैविक खाद हुआ या हरित खाद हुआ, इन सब व्यवहारों का व्यवहार करके खेती जो करते हैं उसी को हम जैविक खेती कहते हैं। देखिए, झारखंड की जहाँ तक बात की जाए तो झारखंड में अभी भी बहुत संभावनाएं हैं जैविक खेती का। और प्रदेशों की तुलना में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, इस तरह का यहाँ भौगोलिक क्षेत्र है। और सबसे बड़ी क्या बात है कि यहाँ पे अभी भी रासायनिक खादों दवाओं का इस्तेमाल कम होता है और प्रदेशों की अपेक्षा। रही बात कैसे शुरुआत करें जैविक खेती, तो किसान भाइयों, जैविक खेती शुरुआत करने से पहले तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको जैविक खेती में आगे बढ़ना है। और जैविक खेती एकाएक तुरंत स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जैविक खेती का जैसे आपने रासायनिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक विधि से मतलब रासायनिक व्यवहार करते हुए खेती जो कर रहे हैं उनको क्रमशः धीरे धीरे छोड़ना है। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में समझाया जाए कि यदि आप खेती जो कर रहे थे जिसमें रासायनिक खादों रासायनिक दवा का व्यवहार कर रहे हैं और उसी साल आप नेक्स्ट ईयर से आप प्लान कर रहे हैं कि हमको जैविक खेती है, तो प्रथम ईयर 25% जो रासायनिक खादों और रासायनिक दवाओं का जो डोज है उसको कम करना है क्रमशः। फिर दूसरे साल 50% उसको कम करना है, तीसरे साल 75% कम करना है, चौथे साल 90 और 5वें साल पूरी तरह से रासायनिक खादों और रासायनिक दवाओं का व्यवहार, कीटनाशकों का व्यवहार को छोड़ के हमको जैविक खादों और जैविक जीवाणु खादों, हरित खादों का व्यवहार करते हुए हम खेती कर सकते हैं। तो क्रमशः छोड़ना है। आज हम डिसाइड करते हैं कि हमको जैविक खेती करना है, तुरंत हमको जैविक विधि से हम खेती करना शुरू कर देंगे तो हम किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें जो जैविक खाद होते हैं उसमें पोषक तत्व धीरे धीरे उपलब्ध होता है फसलों को। तो हमको धीरे धीरे करके क्रमशः करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का ट्रांजिट पीरियड होता है। 5 साल बाद हमको
पूर्ण रूप से जैविक खेती कर सकते जी। तो जैविक खेती का महत्व हम मतलब क्या है, क्या इसका महत्व है जैविक देखिए खेती का? अभी आज का जो समय है, स्पेशली आप ये प्रश्न जो है अभी कोविड के संदर्भ में देखें तो इसका महत्व और भी बढ़ गया। लोग जिस हिसाब से ये कोरोना काल पिछले 2 साल से चल रहा है, उसमें जिस हिसाब से जैविक खेती की तरफ लोगों के, जैविक उत्पादों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है, इसका महत्व आप इसी से समझा जा सकता है कि जैविक खेती करने से सिर्फ जो फसल का जो उत्पाद होता है, चाहे वो फल का उत्पाद हो, चाहे चावल दाल गेहूँ खा रहे हैं, वो उत्पाद में ही पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। जैविक खेती का दूसरे संदर्भ में महत्व देखें तो पर्यावरण के संदर्भ में देखिए तो पर्यावरण के लिहाज से भी जैविक खेती बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो रासायनिक खादों का व्यवहार, रासायनिक दवाओं का व्यवहार होता है, वो या तो जल के द्वारा ग्राउंड वाटर को हमारा प्रदूषित करता है या वायु के रूप में, अमोनिया के रूप में हमारा वातावरण को प्रभावित करता है। मिट्टी के संदर्भ में देखें तो मिट्टी में बहुत सारे ऐसे कीटनाशकों का व्यवहार हम लोग कर देते हैं ज़्यादा मात्रा में, या जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे भी हम उसकी मात्रा को व्यवहार करते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो मिट्टी में जो जीवाणु हैं वो हैं, या केचुआ है, इस तरह के छोटे छोटे जो जीव हैं, जो कि एक मिट्टी का पार्ट है, उसका पूरा उसका मिट्टी में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं पोषक तत्व की उपलब्धता में। तो ये सब भी मर जाते हैं। तो मिट्टी का स्वास्थ्य हो, जल का स्वास्थ्य हो, वातावरण का स्वास्थ्य हो, मनुष्य का स्वास्थ्य हो, फसल का स्वास्थ्य हो, इनमें सब में देखा जाए तो इनका काफ़ी महत्व है आज के संदर्भ में। और जैविक खेती को जब हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा जब होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो फसल का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है, और फसल का स्वास्थ्य अच्छा तो उत्पादकता तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में मनुष्य और पशुओं का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो जैविक खेती हमारे जो भौगोलिक स्थिति हमारे देश की, हमारे प्रदेश के, उसमें देखा जाए तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, और इसमें इनपुट कॉस्ट लागत कम होती है और उत्पाद जो होता है वो महंगा बिकता है, तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद भी है। ऐसे जैविक खेती इस तरह की एक धारणा कि इसमें कोई भी फसल को हम ले सकते हैं, लेकिन शुरुआती स्थिति में वैसे फसलों का चुनाव नहीं करना चाहिए जो ज़्यादा पोषक तत्व मिट्टी से लेता है, जैसे मक्का उक्का है, जैसे वो ज़्यादा लेता है। खासकर हमको जैविक खेती में तो दलहन हुआ, तेलहन हुआ, इन सब का ज़्यादा शुरुआत में व्यवहार करें, या यूँ कह लीजिए कि जैविक खेती में जब हम जब जा ही रहे हैं तो पोषक तत्व जो हमको उपलब्ध कराते हैं, चाहे जैविक खाद हो, तरल जैविक खाद हो, जीवाणु खाद हो, हरित खाद है, साथ साथ हमको फसल चक्र को अपनाना चाहिए। फसल चक्र में कहने का मतलब कि कोई जब जो धान्य फसल है तो उसके बाद दलहन लेना चाहिए, दलहन है तो फिर उसके बाद तेलहन लेना चाहिए। तो फसल चक्र के साथ जब हम जैविक खेती करते हैं तो हमारी फसल की उत्पादकता तो बढ़ती ही बढ़ती है, और मिट्टी का स्वास्थ्य को भी वो बढ़ाता है। और रही बात फसल का चुनाव, तो कोई भी फसल का जैविक विधि से खेती करते हैं, कुछ इस तरह का कांस्टेंट नहीं है कि हमको उस फसल का हम फसल नहीं ले सकते, कोई भी फसल का हम व्यवहार कर सकते हैं। जैविक खेती में उनकी ज़्यादा उनका लागत होता है और समय भी थोड़ा ज़्यादा लेता है, और उन्हें लागत के अनुसार उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमारे किसान भाई कैसे ले सकते हैं कि जैविक खेती और रासायनिक जो प्रयोग से जो हम खेती करते हैं उसमें क्या लागत का क्या अंतर होता है? देखिए, एक तरह से ये एक मिथ ही है, एक इस तरह की अवधारणा बनी है कि जैविक खेती में लागत ज़्यादा लगती है, और या जैविक खेती में हमारा उत्पादन कम होता है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा जो किया गया है पिछले 5 सालों से हम लोग जैविक खेती को कर रहे हैं। हमारा पूरा ये कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा जो कैंपस है वो पूर्णतः जैविक है। हम लोगों ने 7 गांव अनगढ़ा में डेवलप कर चुके हैं, जैविक है। जो हम लोगों का रिसर्च के बाद, शोध के बाद जो फाइंडिंग आई है उसमें ये है कि लागत कहीं घट नहीं रहा। हाँ, इसमें थोड़ा सा मानव बल ज़्यादा लगते हैं, मैन पावर ज़्यादा लगते हैं यदि, लेकिन उसके वनस्पति हम ये भी देख लें कि उसमें लागत कम होता है, क्योंकि जो खाद है वो हमको प्राकृतिक गोमूत्र, गोबर, कूड़ा करकट, खरपतवार इन्हीं से बनता है, खाद उन्हीं से बनता है, दवा भी हमको उसी से बनती है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। तो कहीं पे भी किसान भाइयों को ये नहीं सोचना चाहिए कि लागत ज़्यादा होती है या फसल का उत्पादन कम होता है। हाँ, शुरुआत में फसल का उत्पादन कम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक साल थोड़ा कम हो, लेकिन क्रमशः बढ़ते जाता है। रासायनिक खेती में क्या है कि एक लिमिट है कि हम ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते, एक लिमिट के बाद नहीं करते। लेकिन जैविक में इस तरह का है कि हम कोई भी फसल का मैक्सिमम उत्पादन ले सकते हैं। जहाँ तक 60, मान लीजिए धान का है कि यहाँ पे 60 कुंटल होता है, लेकिन हम जैविक विधि से अच्छे से करते हैं, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हम 70, 80, 90, 100, 125 यहाँ तक भी ले सकते हैं।
तो ऐसी कोई धारणा नहीं रखनी चाहिए किसान भाइयों को। जैविक खेती में लागत भी कम लगती है और उत्पादकता भी बढ़ती है। और अब हम बातें करने जा रहे हैं सुगंधित धान की जैविक खेती के बारे में। तो धान की खेती तो हम करते ही हैं, लेकिन आज सुगंधित धान में किस तरह जैविक खेती का महत्व और जैविक खेती के फायदे मिलेंगे, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आज हम जानेंगे कि सुगंधित धान की जैविक खेती कैसे करें। इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहा राजन जी। सबसे पहले तो मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती क्या है। हम लोग देखते हैं कि अभी का जो समय आ गया है, ऐसे समय में जब इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है, तो ऐसे समय में हम लोग ये देखते हैं कि जब जितनी भी रासायनिक चीज़ों का प्रयोग हम लोग खेत में करते हैं, उसके अलावा बिना रासायनिक उर्वरक के या कीटनाशी के या बिना फफूंदनाशी का उपयोग किए हम जो जैविक संसाधन का उपयोग करते हुए जो खेती करते हैं, उसको हम लोग जैविक खेती कहते हैं। अभी जो हमारे किसान भाई धान का खेती करने जा रहे हैं, चाहे धान का फसल लगाने का समय है, तो ऐसे में अगर सुगंधित धान की बात करें तो झारखंड के प्रदेश में कौन कौन से प्रभेद हैं जो लगाए जा सकते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी किसान भाइयों की कि सुगंधित धान की 2 वर्ग होती हैं। एक जिसके कि जो हम लोग बासमती टाइप बोलते हैं, जो बासमती टाइप सुगंधित धान है, एक है नॉन बासमती टाइप सुगंधित धान। तो झारखंड में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि यहाँ पे छोटे दाने वाली जो नॉन बासमती टाइप सुगंधित धान है, उसका हम लोग खेती यहाँ पे कुछ भागों में पैचेज में देखे जाते हैं। लेकिन जो लंबे दाने वाले सुगंधित धान की खेती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं लगाया जाता है, लेकिन उसमें भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2 ऐसे प्रभेद हैं जिनको कि विकसित किया गया है, जैसे कि बिरसामती, जो कि 2 नंबर खेत के लिए उपयुक्त है और ये 130 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। इसके अलावा दूसरा एक नया धान है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का, जो बिरसा विकास सुगंधा धान 1, ये 125 दिनों में तैयार होती है, 2 नंबर खेत के लिए उपयुक्त है और इसकी भी उत्पादन क्षमता लगभग 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। अब आती है नॉन बासमती सुगंधित धान की बात। तो हम लोग यहाँ पे जैसे झारखंड राज्य में कई ऐसे देसी धान है सुगंधित, जिनका कि किसान भाई आज भी खेती कर रहे हैं कुछ जगहों पे। तो खासकर अगर हम लोग इधर गुड़मू बेड़ो साइड चले जाएं, जो कि गुमला के पास का जो एरिया होता है, उधर साइड में बहुत ज़्यादा सुगंधित धान की खेती हो रही है। और ये जो छोटे टाइप के हैं, जो उसको हम लोग खीर वाले चावल बोलते हैं, उस वेराइटी में आपका जीरा भोग है, काला जीरा है, या इस क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा भी काफ़ी काम किया गया है। पिछले 5 से 6 सालों से हम लोग यहाँ पे 10-15 तरीके के जो देशी धान है, जो नॉन बासमती टाइप के, उसका चयन किया गया, जिसमें से भुटकू, तुलसी, मुकुल, ये 2 धान ऐसे धान निकल के आए जिनका कि देसी होने के बावजूद उत्पादन काफ़ी अच्छा है। और ये लगभग अगर हम लोग इसको श्रीविधि पार्शियल श्रीविधि में खेती करते हैं तो 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसका भी उत्पादन क्षमता ले पाते हैं। ये दोनों धान जो है, तुलसी, मुकुल या भुटकू, दोनों ही धान 1 नंबर खेत के लिए उपयुक्त है। और जहाँ की जो हम लोग बोलते हैं पानी वाला खेत, इसको अक्टूबर लास्ट महीने तक पानी चाहिए होता है, तो ये भुटकू और तुलसी मुकुल का किसान भाई काफ़ी लार्ज स्केल में खेती कर सकते हैं, जिसका बीज भी दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध होता है। जो पारंपरिक ढंग से करते थे और अभी धान के जो लगाएंगे, तो दोनों के अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो उपज में क्या प्रभाव पड़ेगा और किसान भाई से करके क्या मुनाफा कमा पाएंगे? देखिए, अगर हम लोग अपनी बुआई विधि की तकनीकी को थोड़ा सा बदल दें, जो परंपरागत विधि है उससे थोड़ा हटकर अगर हम लोग जो नई तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारे देसी भी धान है उनको भी हम लोग उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। उनका भी उत्पादन लगभग 30-40% तक बढ़ जाता है। तो अगर उन्नत किस्म की बात करें, जैसे कि बिरसामती है या बिरसा विकास सुगंधा धान है, ये तो उन्नत किस्म की धान है। इनका जो बीज दर जाता है वो आपका 2 नंबर में, अब श्रीविधि से चूँकि लगाते हैं तो 5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग श्रीविधि का नहीं भी उपयोग कर रहे हैं, एक तरफ से पंक्तिबद्ध लगाते हैं, तो उसमें आपका जो 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई बीज दर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर परंपरागत विधि में हम लोग जाते हैं तो 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग 1 नंबर दोन की बात करें, जिसमें कि हम लोग भुटकू या तुलसी मुकुल लगाना चाहते हैं, वैसे खेत के लिए श्रीविधि में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर खेत में श्रीविधि नहीं किया जाता है, तो पार्शियल श्रीविधि का उपयोग कर सकते हैं। तो वैसे
ऐसे केस में हम लोग जो बीज दर का उपयोग करेंगे वो 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर लगाएंगे। और चूँकि ये लंबे अवधि का धान है, भुट्टू या तुलसी मुकुल दोनों जो है 130 से लेकर 145 दिन में तैयार होने वाली वेराइटी है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसकी जो प्रतिरोपण की जो क्रिया है वो जुलाई महीने में ख़त्म कर दी जाए। तो जो भी लंबे अवधि की धान होती है वो जुलाई महीने में ज़रूर से ज़रूर लगा ले किसान भाई, ताकि उनको बढ़ने की अच्छे से समय मिले और वो नवंबर महीने तक तैयार होकर कटाई के लिए तैयार हो सके। अब हम लोग जो हैं चर्चा करें जैविक धान उत्पादन के लिए, तो जो खेत की तैयारी अभी करेंगे उसमें क्या विशेष सावधानी बरतें हमारे किसान भाई कि रासायनिक का प्रयोग उनको ना करना पड़े? सबसे पहले आती है खेत, जब हम लोग बीज का चयन कर लेने के बाद उसका जब नर्सरी, चूँकि धान की खेती कर रहे हैं तो हम लोग नर्सरी की तैयारी करेंगे। नर्सरी तैयार करते समय हम लोग 2-3 तरीके से नर्सरी यहाँ पे किसान भाई कर सकते हैं। श्री विधि अगर कर रहे हैं तो डैपक नर्सरी में आप जा सकते हैं, या जैसे डैपक नर्सरी का मतलब ये है कि एक नीचे में आवरण देते हैं, चाहे वो केले का पत्ते का आवरण हो या सखुआ के पत्ते का आवरण हो या फिर सूती कपड़े का आवरण हो, वो छोटे से जगह में बिछाकर और उसके ऊपर गोबर की सड़ी हुई खाद या केचुआ खाद प्लस मिट्टी, ये 1:1 के रेशियो में एक मोटी परत तैयार कर ली जाती है और वहाँ पे पहले से अंकुरित किए हुए बीज को बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर फिर से हल्का 1 इंच का मिट्टी और कंपोस्ट खाद का परत देकर उसको पुआल से ढक दिया जाता है। तो ये तो हुई डैपक मेथड। डैपक मेथड में नर्सरी जब हम लोग तैयार करते हैं तो ये आपका 8 से 10 दिन में ये तैयार हो जाता है रोपा के लिए। और अगर हम लोग 1 नंबर खेत में जब नर्सरी लगाते हैं तो उसमें है कि आप 8 से 10 दिन के पौधे को नहीं प्रतिरोपित कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 20 से 22 दिन का पौधा को ही प्रतिरोपित करना है। तो वैसे कंडीशन में आपको नर्सरी डैपक मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो परंपरागत विधि में जो नर्सरी तैयार की जाती है वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। उसमें जो 800 मीटर स्क्वायर एरिया में हम लोग 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए नर्सरी तैयार करेंगे और कंपोस्ट खाद की मात्रा जो होगी वो 1 टन प्रति जो नर्सरी का क्षेत्र है 1 टन के हिसाब से डालेंगे और उसके बाद उसमें भी पहले से अंकुरित किए हुए बीज को बिछा देंगे। जब बेड तैयार कर रहे हैं उस समय ये ध्यान रखें कि 8 से 10 मीटर लंबा बेड हो और 2.5 मीटर चौड़ा बेड हो और 2 बेडों के बीच की 50 से 100 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जिससे कि चैनल बने और पानी का निकासी होने का ठीक से रास्ता हो। तो ये नर्सरी तैयार करने की विधि होती है। साथ ही हम लोग जैविक खेती चूँकि कर रहे हैं तो ये हम लोग किसान भाई ध्यान रखने की बात है कि खेत में यूरिया, डीएपी और पोटास की मात्रा का उपयोग नहीं होगा। उसकी जगह पे हम लोग जैविक हरी खाद का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गर्मा में जब हम लोग का बारिश होता है, गर्मा बारिश होने के बाद उस समय हम लोग ढैंचा बीज का या सनई बीज का बुआई करें, जिससे कि हरी खाद हमें मिल पाए। और अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में हम लोग हरी खाद के रूप में ढैंचा या सनई 30 kg प्रति हेक्टेयर की दर से लगाते हैं तो वो 45 दिन में जुताई के लायक हो जाता है और वो 60 से 70 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का ज़मीन में स्थिरीकरण करता है। तो आप ढैंचा और सनई का उपयोग ज़रूर करें। साथ ही अलग से जो जैविक खाद बनाई जाती है जैसे सस्य गव्य, पंचगव्य और बीज संजीवनी, इन सब का बनाकर किसान भाई डीएपी, यूरिया और एमओपी को ये चेंज कर सकते हैं उससे। और इसके अलावा जैविक विधि में ये भी ध्यान रखा जाए कि जब धान को हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके 10 दिन के बाद अजोला का छिड़काव करें और अजोला के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 kg अजोला पूरे खेत में बिखेर दें और ये अजोला कुछ दिन के बाद बढ़ जाएगा और पूरा कारपेट बन जाता है। हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई कि अगर सुगंधित धान की खेती करना है और जैविक विधि से इन सब का प्रयोग करें और आपकी खेत के भी उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उत्पादन भी अधिक होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखा ना किसान भाई बहनों, आपसे बातें करते करते समय कब हो गया पता ही नहीं चला। आज के अंक में इतना ही, फिर आपसे बातें करेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। साथ ही साथ कृषि दर्शन के हर अंक को कभी भी देख सकते हैं अपने मोबाइल पे। जी हाँ, यूट्यूब पे आप कृषि दर्शन के हर अंक को देख सकते हैं। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।